अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इंशाल्लाह। और उम्मीद ही है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से जाती होगी। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं ऑलरेडी हमने वो फर्स्ट पार्ट फिज़िक्स का है वो हमने एंड किया, तो सोचा आज जो ग्रेविटेशन का यूनिट है, जो एक छोटा मोटा सा यूनिट है, इसका मैं आज एक वन शॉट लाऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डियर स्टूडेंट्स, सो ग्रेविटेशन, इसका मैं आज जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो इसका मैंने आज एक वन शॉट लाया। तो मैंने पहले ही लिख के लाया जो जो पहले जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो इसका स्टेटमेंट जो पहला क्वेश्चन बनता है दैट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं दैट्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो छोटी मोटी सी जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिख के रखी है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट? एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स। ठीक है ना? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या कोई भी दो पॉइंट मासेस, मैंने इसलिए पार्टिकल लिखा। ठीक है, मैंने सिंपली, आप याद रखना, कोई भी मैं दो ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ या इनको हम बोलते हैं पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस क्यों? क्योंकि इनके डायमेंशन, जो इनके दरमियान की जो डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस होती है इन दो ऑब्जेक्ट्स दरमियान, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो आप सिंपली ये याद रखिए, फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड मुझे चलना है बस। क्या है ये? एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स। ठीक है ना? अगर ये फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, इसका मास है m1, और ये बॉडी है, इसका मास है m2। ये कुछ डिस्टेंस पे है दोनों मासेस। ठीक है ना? सम देयर इज सम डिस्टेंस दैट्स और इन बिटवीन देम। ठीक, ओके। तो ये बॉडी m1 बॉडी m2 को क्या अपनी ओर खींचती है, और बॉडी m2 बॉडी m1 को अपनी ओर खींचती है। तो यही है बस, ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ना एक दूसरे की ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो ये जो एक दूसरे के ओर मतलब ये m1 m2 को खींचते हैं अपनी ओर, m2 अपनी m1 को अपनी ओर खींचते हैं, तो खींचने को हम बोलते हैं फोर्स। तो हम सिंपली बोलेंगे क्या कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने को वो एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स। वो एक दूसरे पर क्या करते हैं? एक्सर्ट। वो एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं फोर्स, है ना? ओके। तो इसका यही स्टेटमेंट है पहले, अट्रैक्ट्स विद द फोर्स। ठीक है ना? उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। अभी तो क्वेश्चन है ये फोर्स कितना है? ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनका फोर्स जो एक दूसरे, जिस फोर्स से एक दूसरे को एक दूसरे की ओर खींचते हैं, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जितना इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इनका मास होगा, जितना इनके प्रोडक्ट ऑफ मास ज़्यादा होगा, इतना उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक, सिंपली, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इनके दरमियान डिस्टेंस r है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बट व्हाट इज दिस f इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? तो इन दो इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे, तो ये क्या मीनिंग है कंबाइन करके? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कैसे खत्म करते हैं? एक तो इसके बदले हम इज इक्वल और कांस्टेंट, तो मैं लिखूंगा इसके बदले इज इक्वल और कोई कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं g, कैपिटल G। बाकी क्या रहा? बाकी रहा m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो g क्या है यहाँ पर? जी है बेटा, इट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या आप दूसरा नाम भी याद रखो, इट्स कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है, इजी चैप्टर है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो एफ इज इक्वल टू जी, m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय r स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द। बट ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये याद रखना, ये डिस्टेंस हमें लेनी है। अगर आप ये ऑब्जेक्ट पहला रखोगे, ये ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ये रखोगे, तो ये गलत है। ठीक है? डिस्टेंस हमेशा, आप एक बात याद रखना, डिस्टेंस लेनी होती है हमें सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? दिस फोर्स इज कॉल्ड ए सेंट्रल फोर्स। जो फोर्स जहाँ हम डिस्टेंस लेते हैं सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अदर सेकंड बॉडी। ठीक है ना? तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, यानी कि यहाँ पर हम जो डिस्टेंस लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स दरमियान, वो सेंटर से सेंटर लेते हैं बस। तो अभी क्या आया हमें? f इज कॉल्ड g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, वेयर g इज कांस्टेंट कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ठीक। अभी हम जी का हम क्या निकालते हैं, वैल्यू या इसका यूनिट निकालते हैं। तो जी किसके बराबर है, जी को रखेंगे वही, या ऐसे आप रखो, देखो ये एफ है वहीं पे, ठीक है ना। ये आर स्क्वायर जो यहाँ पर है, ये आर स्क्वायर, ये यहाँ पर डिवाइड है, ये ट्रांसफर होगा तो ये आया मल्टीपल। ये M1 M2 यहाँ मल्टीपल है तो इसको ट्रांसफर करेंगे, ये क्या आया, डिवाइड M1 M2, बचा क्या वहाँ पर जी। तो जी किसके बराबर आया, एफ आर स्क्वायर M1 M2। जी का यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, आर है डिस्टेंस तो मीटर, और इसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मास का है केजी, और ये 2 बार मास है तो केजी स्क्वायर। तो क्या है यूनिट इसका, दिस ग्रेविटेशनल कौन है, वो आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमेरिकली जो जी का वैल्यू होता है, ये आप याद रखना, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11, और यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। और जी किससे रिप्रेजेंटेड, कैपिटल जी, ये याद रखना, इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर डी, जी, ठीक है ना। और डायमेंशंस आपके आते हैं आपके इसके एग्जाम में, वो आपने ऑलरेडी निकाले होंगे, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे। जी इज इक्वल तो जी की फार्मूला क्या है, ये। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, M1, ठीक है ना, L1 T पावर -2 इंटू डिस्टेंस के क्या है, डिस्टेंस के L, तो ये L स्क्वायर, डिवाइड बाई मास के क्या है, मास के है M स्क्वायर। तो आए हम डायमेंशन के निकालते, दैट्स एक M और एक M ख़त्म, ठीक। तो ये हम बचे M1, ये ऊपर आएगा, ये बनेगा M पावर -1, ये L स्क्वायर, और ये L और ये L स्क्वायर, ये बना L क्यूब, और T क्या बना, T बना -T। तो ये वही है, तो ये इसकी ये डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हुआ हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। याद रखना पहली बार, आप पहला पॉइंट ये लिखना, इट्स अ एक्चुअल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट्स अ व्हाट, एक्चुअल फोर्स। वो मैंने अभी बोला आप, एक्चुअल फोर्स मतलब क्या है, ये सिंपल आप याद रखना, ये बॉडी फर्स्ट है, ये बॉडी सेकंड है। यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं हम सेंटर टू सेंटर। इसी सेंटर टू सेंटर जो है ना ये फोर्स, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन, है ना। यानी कि सेंटर टू सेंटर फोर्स, और ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विच एक्ट्स अलोंग द लाइन, दैट इज सेंटर टू सेंटर, इट्स कॉल्ड एज एक्चुअल फोर्स, याद रखना, ठीक। दूसरा, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये आप याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। नेक्स्ट ईयर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ोगे, या 10th में आपने पढ़ा होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है बेटा। तो याद रखो, ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इट्स कंजर्वेटिव इन नेचर, वो आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी वगैरह में, वर्क एनर्जी पावर, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो याद करना उनके डेफिनेशंस, और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दैट्स इट्स कंजर्वेटिव इन नेचर। और फोर्थ पॉइंट आप याद रखना, इट्स अ वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स व्हाट, इट्स अ वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज व्हाट, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट करो बेटा, कोई बात नहीं, this gravitational force is what, it's the weakest force in nature, weakest force, it's weakest force of nature। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक। ओके, प्लीज आप प्लीज फोकस रखना, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो मल्टीपल इंटू 2 में आप इसको देखो, और लेकिन देखो, ठीक। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट टर्म, दैट इज जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज most important, that's acceleration due to gravity। क्या है क्वेश्चन, that's acceleration due to gravity and its variation, acceleration due to gravity and its variation due to height and depth। प्लीज ये याद रखना आप जरूर, acceleration due to gravity and its variation due to height and depth, ठीक है ना। ओके, जरूर 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 आप ये क्वेश्चन पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, ठीक। पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक। पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल जी से। कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, इट इज द एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, इट्स द प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी
produced in a body due to the gravitational pull, produced in a body due to the gravitational, प्लीज़ याद रखना, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, एग्जाम रिलेटेड बोल रहा हूँ बस, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। सिंपली अगर हम ज़मीन से ऊपर किसी भी चीज़ को उठाएंगे, उसको छोड़ेंगे, तो वो किसकी ओर आएगा? ज़मीन की ओर, बिकॉज उसमें एक्सेलरेशन आएगी। देखो ये अर्थ है, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, ठीक, इसको हम जब हाथ से छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें क्या आएगी? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आए? इसको कौन पुल करता है अपनी ओर? दैट्स अर्थ। तो इस एक्सेलरेशन जो अर्थ की वजह से आए, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट वी रिप्रेजेंट बाय जी। प्लीज़ हैं, आप ये काफ़ी है फिलहाल के लिए, क्या है? कॉफ़ी। हाँ, तो देखो बेटा, इसके बाद हमें क्या निकालें? इसके हम निकालेंगे पहले इक्वेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन क्या होती है। तो याद रखो प्लीज़, आप फोकस करो, बस ये एग्जाम के लिए कॉफ़ी है। ठीक, देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है, इसका कुछ ना कुछ मास है, दैट्स एम, यू नो। हाँ, मास ऑफ अर्थ आपको पता होगा ना, दैट इज़ 6 × 10⁻25 kg शायद, ठीक है ना। और क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, दैट 6400 किलोमीटर, है ना, जिसको हम इन मीटर्स में लिखते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये आप याद रखना दोनों, ठीक है। चलो, ये मास, ये अर्थ का सेंटर और इस अर्थ की रेडियस है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने कोई मास रखा, दैट्स मास एम, ठीक है कि नहीं। तो हमें पता है एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ये मास, एक तो ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, इनके दरमियान क्या होगा? ग्रेविटेशन। दैट ग्रेविटेशन वी नो, इनके दरमियान क्या होगा? हम लिखेंगे एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। वो क्या बोलता है? जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऑब्जेक्ट क्या है? मास। तो ये दोनों भी क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर व्हाट? वो होता है बराबर F इज इक्वल टू G m1 is first mass, that's mass of earth, into m2 is second mass, that is small m, divided by r square, what is the distance between them? That's r square, radius of earth, ठीक है। ये है दो अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर, इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, यस। इसको हम लिखता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है आपने, F इज इक्वल टू ma, फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ हम एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन की बात करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम इज्जत के साथ, इज्जत के लिए A से नहीं G से रिप्रेजेंट करते, अदरवाइज दोनों एक्सेलरेशन है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत दिया, तो इसके लिए हमने अलग सिंबल रखा, दैट इज G। तो ये क्या बनेगा? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन के बदले लिखेंगे G, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम कंपेयर करेंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, इनका LHS सेम है, F और F, ठीक है ना, तो RHS भी सेम होगा। तो यहाँ का सेकंड इक्वेशन का RHS दैट्स mg, फर्स्ट इक्वेशन का RHS दैट इज gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम देखें कट क्या होगा, तो स्मॉल m और स्मॉल m कट, तो g स्मॉल g किसके बराबर आया? दैट इज gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो बेटा ये आप याद रखना, दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट? दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये याद रही तो सब कुछ याद रहा, ठीक। तो आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स इक्वल टू G, दैट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमें पता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है ना। इसके बाद m, दैट्स कैपिटल M, दैट्स द मास ऑफ अर्थ, दैट्स 6 × 10⁻25 kg और 24 kg, दैट मतलब इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, डिवाइड बाय ये r स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू पता है। जब हम इन तीनों के वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहाँ हमें G का वैल्यू आता है, दैट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप याद रखना, दिस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हम कभी कभी लेते हैं बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर न्यूमेरिकल्स। दिस इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। G का वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आप क्या याद रखोगे? दिस इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये आप याद रखोगे एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है ना। ओके फाइन। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये आप जरूर याद रखें। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम लिखे, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम
स्मॉल जी का यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लिखेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दैट्स रो। देखो देखो देखो, अगर हम कंसिडर करते अर्थ कोई इट्स सेफरिकल इन शेप, अर्थ इट्स सेफरिकल इन शेप, तो सिंपली मैं आपको बोलता हूँ डेंसिटी किसके बराबर, दैट इज सर मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, यस। तो मुझे आप बोलो मास किसके बराबर आएगा सर, वो आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वो भी ठीक है। अच्छा डेंसिटी किसकी डेंसिटी, वो अर्थ की डेंसिटी, तो डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके, वॉल्यूम अर्थ का, तो अर्थ का सिर्फ ये शेप क्या है, दैट इज सेफरिकल, तो हमें निकालना है वॉल्यूम आपसे, फिर वो किसके बराबर हो, दैट्स 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। तो वॉल्यूम के बदले हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये है मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दैट इज m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें ऑलरेडी पता है g किसके बराबर है, g किसके बराबर है, g है बराबर जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो g इस m के बदले हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो g क्या बना, दिस g इज इक्वल टू g, इसके बाद है कैपिटल M, तो कैपिटल M के बदले क्या लिखेंगे हम, दैट्स रो 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और क्या है डिवाइड में, और है डिवाइड में आर स्क्वायर। फिर से देखो ये g अपनी जगह, m के बदले ये पूरा वैल्यू, और ये आर स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। देखो ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, मतलब आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो g किसके बराबर आया, दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू 4/3 पाई g, 4/3 पाई g रो आर। ये आप चेक कर सकते हो, एक दो बार अगर आप लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ये आप याद रखना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमें दो इक्वेशंस आए, एक ये 4/3 पाई जी रो आर, दिस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालो, या दूसरी इक्वेशन क्या है, दैट इज जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, प्लीज ये याद रखना। ठीक, एक ये मैं हाईलाइट करता हूँ, एक ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना, और एक ये कहाँ पर मैं, चलो ऊपर, हाँ ऊपर जो हम ऑलरेडी ये की हमने हाईलाइट, जीएम डिवाइड बाय आर, लेकिन ये याद रखना बेटा, ये दोनों ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वैलिड है, ये दोनों इक्वेशन, एक ये वाली और ये दोनों ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मगर याद रखना अभी हमें वेरिएशन देखनी है, तो जब हमें वेरिएशन देखनी हो, दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट सम हाइट, तो ये वाली एट सम हाइट हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम डेप्थ में जाएंगे और हमें देखना होगा कि वेरिएशन, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे एट डेप्थ। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ठीक है। तो फिलहाल आया आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, in terms of g and in terms of what, in terms of both g and in terms of mass and in terms of density, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद हम करेंगे वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट। बढ़िया क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, या इसको क्वेश्चन में आता है कभी कभी ऑल्टीट्यूड। देखो मैं जल्दी करता हूँ ये आपके लिए, ठीक। चलो, यानी कि हम देखेंगे हाइट से क्या वेरिएशन आती है, क्या मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू क्या है, दैट इज 9.8, ठीक है ना। हम देखिए हम किसी हाइट पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता है ज़्यादा, ठीक। तो देखते हैं, चलो हमने मान लिया अर्थ कोई क्या है, इट्स स्फेरिकल इन शेप, this earth, this is spherical in shape, this has some mass m, this has some radius r, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो हमने ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना। ओके फाइन, तो हमें ऑलरेडी पता है ऑन सरफेस, मैंने अभी बोला आपको ऑन सरफेस जी किसके बराबर, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑन सरफेस g इज इक्वल टू व्हाट, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने क्या किया, ये कोई मास था यहाँ पर, इस मास को हमने बहुत ज़्यादा ऊपर लिया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर रखा अर्थ के सरफेस से, मैंने इसको कुछ हाइट पे रखा, दैट इज व्हाट, दिस हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट बनी, ये सेंटर से ये बनी क्या, r+h, ठीक है। ज़रा मुझे बोलो वहाँ क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h। देखते मैं लिखता हूँ एट some height h from
at some height h from center of earth, from center of earth. यहाँ पर भी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे, इस पर, चलो इस पॉइंट को नाम बोलता हूँ मैं बी, यहाँ पर भी, तो इस पर भी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन उसको मैं भी लिखूंगा जी डैश, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगा, तो इसको अलग करने के लिए मैंने जी डैश लिखा। किसके बराबर होता है, वो होता है जी, तो जी है, फिर एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, तो जी एम डिवाइड बाई आर, तो आर चेंज हुआ, आर क्या आया अब दूसरी बात, दैट्स आर प्लस एच, तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बदले लिखेंगे हम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो एल एच एस को डिवाइड एल एच एस से, तो जी डिवाइड बाई जी डैश इज इक्वल टू आर एच एस को आर एच एस, तो आर एच क्या है यहाँ पर, दैट इज जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, फर्स्ट का आर एच एस, और सेकंड का क्या है, सेकंड का आर एच एस, दैट इज जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो हमें जी डैश का वैल्यू निकाल, पहले हम लिखें जी डिवाइड बाई जी डैश इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पर, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखते हैं यहाँ तक, तो इस डिवाइड के बदले क्या लिखते हैं हम, मल्टीपल, और इसका हो जाता है रेसिपी, यानी कि आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर आएगा और इसका ये जी एम ये नीचे आएगा, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो कुछ कट मत होगा, हाँ सर, जी एम कट हुआ, तो ये क्या बचा, जी डिवाइड बाई जी एच, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचा, वो आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक ही स्क्वायर लिखेंगे, तो ये क्या बना, जी डिवाइड बाई जी डैश इज इक्वल टू आर प्लस एच डिवाइड बाई आर का, अल्लाह जल्ल शानुहु ज़ुल जलाल ज़ुल जिक्र, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही स्क्वायर लिखा, तो ये क्या बना, जी डिवाइड बाई जी डैश, ये आर को हम दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे, प्लस एच डिवाइड बाई आर, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, देखो अलग अलग किया मैंने डिवाइड, अब देखो ये आर और ये आर कट, तो ये क्या बचा, जी डिवाइड बाई जी डैश, आर कट, वहाँ क्या बचा, वन प्लस, वहाँ क्या बचा, एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको पूरा समझ आता होगा। ठीक, वेरी फाइन। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे निकालना है वैल्यू जी डैश का, तो जी डैश को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और ये वन प्लस एच आर, चलो देखो पहले जी इज इक्वल टू, ये क्या, ये जी डैश यहाँ डिवाइड, तो यहाँ हुआ मल्टीपल, और क्या बचा, वन प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे किसका वैल्यू निकालना है, जी डैश का, तो जी ये वन प्लस एच बाई आर इसके साथ मल्टीपल है, तो ये यहाँ डिवाइड होगा, तो वन प्लस एच डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश। ठीक है ना, तो जी डैश का वैल्यू हमें क्या आया, ये आया हमारे पास जी डैश का वैल्यू, मैं नए से लिखता हूँ, ये आया जी डैश का वैल्यू, दैट इज जी डिवाइड बाय वन प्लस एच डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द एक्सेलरेशन, this is the acceleration due to gravity at some height from the surface of it। बेटा मैं इस वीडियो को नहीं रोक सकता बीच में, ओके, अदरवाइज को नए से बनाना होगा फिर, चलो कोई बात नहीं। दिस इज जी डैश इज इक्वल टू, कोई गलत काम वैसे नहीं कर रहे इंशाल्लाह। दिस इज जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय वन प्लस एच डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट। देखो बेटा आप देखो वेरिएशन इसकी देखनी है, ठीक है ना। देखो अगर हम h बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये h बढ़ाएंगे, ये वाला h, देखो हाइट यानी कि अबव द सरफेस, अगर हम h बढ़ाएंगे है ना, जितना h ज़्यादा होगा, वन प्लस एच, मतलब h बढ़ाया तो वन प्लस एच ज़्यादा होगा, मतलब को देखो 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 जितना हमने h बढ़ाया, तो अगर ये बढ़ा और वन भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा ही बढ़ा, और जब हम किसी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या चला जाता है, छोटा। देखो डिनोमिनेटर बड़ा बनता जाता है, जितना एच बढ़ाएगा उतना डिनोमिनेटर बड़ा, और जितना डिनोमिनेटर बढ़ा लेकिन न्यूमरेटर वही, तो न्यूमरेटर ये क्या ओवरऑल आंसर क्या छोटा छोटा आएगा। सिंपली जितना हम हाइट बढ़ाएंगे, सिंपली मैं लिखूँ एज हाइट इंक्रीजेस, एट हाइट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। बस यानी कि जितना भी हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, जितना भी हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ज़्यादा कम होगी। ये आप याद रखना प्लीज़। क्यों, देखो फिर भी देखो जी डैश है बराबर जी डिवाइड बाय वन प्लस एच डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर। देखो जितनी हम हाइट बढ़ाएंगे, जितना हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, जब में एच बढ़ा तो पूरा डिनोमिनेटर इसके साथ बढ़ा। जब पूरा डिनोमिनेटर बढ़ता है
ठीक है ना। तो ओवरऑल आंसर इतना बड़ा डिनोमिनेटर बनता उतना आंसर छोटा, तो ये छोटा बनता जाएगा, ये छोटा बनता जाएगा कि जी डैश कम होता जाए। जी डैश क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एट सम है, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप खुद भी समझ सकते हो। ठीक है ना, ये एक छोटा सा मैथमेटिक्स है जिसको मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद आप याद रखना, दैट्स वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, variation of g, variation of g and variation of g with depth के साथ, यानी कि हम अभी हम अंदर जाएंगे ज़मीन के। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, दैट इज spherical in shape, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट्स r। ठीक है ना, दिस अर्थ है सम मास m, है कि नहीं, ठीक, ओके। तो एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस, एट सरफेस, मैंने अभी आपको बोला जी के दो फार्मूलाज हमने पढ़े, तो मैंने बोला जब हमें डेप्थ के साथ, तो हम जी के कौन सी फार्मूला लिखेंगे, दैट्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दैट्स 4/3 पाई जी रो आर। ये भी वैलिड है, लेकिन ये हम तब करेंगे जब हमें डेप्थ से चेक करना हो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बनी, ठीक है ना, ओके। तो इसके बाद एट सम डेप्थ, एट सम, एट सम डेप्थ, at some depth from, at some depth, at some, wait करो, at some depth from surface of earth, at some depth from surface of earth, यानी कि जब हम surface of earth से कुछ अंदर आए, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था पहले m, तो इस पर कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, वो ये थी। लेकिन हम इस सरफेस से अब अंदर आए कुछ, एट सम डेप्थ, चलो हम आए अंदर, डेप्थ दैट इज सम डेप्थ, लेट्स कॉल दैट डेप्थ इज डी। तो यहाँ आए हम, अंदर आए हम अर्थ के, ठीक। एट सम डेप्थ डी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो जी डैश किसके बराबर है, तो जी तो चेंज होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ वैलिड है सरफेस पे, लेकिन जब अंदर आए या बाहर गए तो जी भी चेंज होगा। जब जी चेंज होगा तो कितना चेंज होगा वो हम लिखेंगे। तो नया जी क्या आएगा, दैट्स 4/3, फिर क्या है पाई, 4/3 पाई, फिर क्या है जी, फिर क्या है रो, फिर क्या है आर। ये डिस्टेंस कम हुई, तो अभी क्या आर है पूरी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये डिस्टेंस आर थी, अभी हम कम अंदर आए कुछ, तो इस आर में से कुछ घटा, कितना घटा, डी। तो नई जो डिस्टेंस है दैट्स आर माइनस डी, दैट्स व्हाट, आर माइनस डी। पूरी तो आर थी, अभी हम आर से अंदर आए कुछ, तो नई डिस्टेंस जो बनी दैट्स व्हाट, दैट्स आर माइनस डी। देखो अभी ये इजी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इजी, चेक करना आप। हाँ, तो ये इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हम डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को, डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। देखो G डिवाइड बाई G डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई G रो R। उसी तरह जिस तरह पहले किया, ये भी क्या है, 4/3 पाई G रो R माइनस डी। मतलब इस साइड को इस साइड के साथ, इस वाले साइड को इस साइड के साथ हमने डिवाइड किया। देखते हैं कट क्या होगा। तो ये बना G डिवाइड बाई G डैश इज इक्वल टू, G डिवाइड बाई G डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई और पाई, G और G, रो और रो सब काट, तो ऊपर बचा R, नीचे बचा R माइनस डी। इजी तो है ये, है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो ये बचा बेटा, यहाँ से चेक करना, ये बचा यहाँ पर, दैट इज G डैश, या सिंपली चलो ऐसे लिखते हैं, G इज इक्वल टू, ये G डैश यहाँ से डिवाइड है, ये यहाँ से, तो ये होगा मल्टीपल, G डैश इज इक्वल टू R डिवाइड बाई R माइनस डी। ठीक तो है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू G डैश का। तो G डैश बन, तो ये G वहीं पे, ये R इंटू R, R डिवाइड बाई R माइनस डी मल्टीपल, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, ये तो ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम सिंपल से, ये R माइनस डी यहाँ पर क्या है, डिवाइड, तो यहाँ आया तो मल्टीपल है।
ठीक। ये आर क्या है वहाँ पर, ये आर है वहाँ पर मल्टीपल है, तो यहाँ आया तो हुआ क्या, इसको ये डिवाइड, तो वहाँ क्या बचा है, दैट इज जी डैश। ठीक है ना। तो हम इसके बदले लिखते हैं, तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं, इसके बदले हम ऐसे लिखते हैं दैट इज जी। ठीक है ना। ये आर हम अलग अलग करेंगे डिवाइड, तो आर डिवाइड बाय आर माइनस डी डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू जी डैश। ठीक तो है, यस। चेक करो, तो ये आर और ये आर हुआ रुखसत, तो वहाँ क्या बचा, वहाँ बचा हमें जी इंटू आर आर, और जब गया डिस्टर्ब होता है मुझे, कोई बात नहीं, टॉलरेट करोगे, मैं भी करता हूँ। कहाँ पहुँचे, ये भी किया, ये भी किया, सॉरी यार, सॉरी प्लीज। देखो इतना पढ़ा हमने। हाँ जी, तो आर आर को हमने कैंसल किया, तो वहाँ क्या बचा, दैट इज जी, दैट इज जी, दैट इज जी। आर और आर कैंसल, तो बचा 1 माइनस डी डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू जी डैश। तो ओवरऑल जी डैश के लिए इक्वेशन बनी, जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस डी डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी। यही बची ना कि नहीं, आप चेक भी कर सकते हो प्लीज़, आप खुद भी चेक करो यही इक्वेशन बचती है कि नहीं। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट सम डेप्थ, एट सम डेप्थ डी, एट सम डेप्थ डी। चेक करो, आप चेक करो, हम देखते हैं जी बढ़ेगा या घटेगा विद डेप्थ। देखो, अगर डी, नज़र रखना, अगर डी ज़्यादा हुआ, अगर क्या, अगर डी ज़्यादा हुआ, अगर डी क्या हुआ, ज़्यादा, मान लेते हैं डी ज़्यादा हुआ, यानी कि जितना हम अर्थ के जिस सरफेस से अंदर 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 आए, यानी कि जितना हम अंदर आते हैं, ठीक है ना, डी ज़्यादा हुआ, तो 1 को हम जब बड़ा 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 नंबर क्या करेंगे, माइनस 1 को हम बड़ा नंबर माइनस करेंगे, यानी कि डी बढ़ना मतलब को 1 को हम बड़ा नंबर माइनस करते हैं, तो नंबर उतना छोटा आएगा। ठीक है ना, तो ये उतना छोटा छोटा जाएगा। ठीक है ना, तो जितनी डेप्थ ज़्यादा, तो उतना ये ओवरऑल इक्वेशन यहाँ से कम होती जाएगी। तो हम ऐसे लिखें, एज डी इंक्रीज, यानी कि जितना हम सरफेस से अंदर जाते हैं, डेप्थ इंक्रीजेस, जी डिक्रीज, जी डिक्रीज, यानी कि जितना डेप्थ ज़्यादा, उतनी क्या, उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो हमें सिंपली समझ आया, हाइट को बढ़ाने से और डेप्थ को बढ़ाने से जी कम होता जा रहा है, मतलब को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ऑन द सरफेस। सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, या सरफेस से नीचे जाएंगे तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो इसलिए क्या, अर्थ पर अल्लाह ताला ने हमें सेफ जोन पर रखा है, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती तो पता नहीं हम कहाँ होते, फिर उड़ जाते हम हवा से। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं हम आगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमें, व्हाट्स एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, और इनके दरमियान रिलेशनशिप, ये आप याद रखना। क्या है क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप एंड ऑर्बिटल velocity and relationship between them, and relationship between them। escape velocity क्या होती है, orbital velocity क्या होती है, और इनके दरमियान रिलेशनशिप। ठीक, ओके, पहले हम लिखते हैं बेटा, पहले हम लिखते हैं क्या होती है ये escape velocity। escape, देखो escape यानी कि भाग जाना, ऐसे भागना के वापस नहीं आना है। ठीक है ना, तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन है द मिनिमम वेलोसिटी, ये याद रखना, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच, ये विद होता है मेरे पास और ये विच होता है, आप सुनो, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी, विद विच अ बॉडी मस्ट बी, विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, with which a body must be projected from the surface of, from the
फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, रादर हम पैलेंट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट कैन एस्केप, अच्छे से देखना, इजी सी बात है, सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम द प्लेनेट, फ्रॉम द so that it can escape the so that it can escape from the earth's gravitational field without, या ऐसे ही इतना ही लिखते हैं, काफ़ी है, इतना ही लिखते हैं। ओके देखो एस्केप वेलोसिटी क्या, एस्केप मैंने अभी आपको बोला, एस्केप मतलब मिनिमम वेलोसिटी। देखो ये अर्थ है, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने अभी आपको बोला जितना हम हाई सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम 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 कम। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसके बाद ग्रेविटेशनल पुल 0 बन जाता है। मतलब अगर हम वहां पर ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उसको अर्थ अपनी ओर पुल नहीं करेगी, वो अर्थ की ओर नहीं आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी भी यही है कि द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मुझे अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है ऑफ मास m, इसको मैं कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकूं, कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकूं सो दैट ये अर्थ के यहाँ तक जो अर्थ का फील्ड है, सो दैट ये अर्थ के इस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर भागे और वहां से कभी ना आए। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी कि अर्थ के फील्ड से ये एस्केप हो जाए, बाहर जाए, फिर वहाँ से कभी वापस ना आए, इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी कि एटलीस्ट मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी मुझे किसी ऑब्जेक्ट को, सो दैट मैं इसको वो वेलोसिटी दूँ वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करे और यहाँ पर आ जाए, फिर ये कंटिन्यूसली क्या वहीं पर है, अर्थ की ओर वापस नहीं आएगा। ठीक, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ठीक, ओके। अभी हमें इसके लिए इक्वेशन निकालनी है। एस्केप वेलोसिटी आपको कम ज़्यादा समझ में आई होगी, यानी कि उतनी कम से कम वेलोसिटी सो दैट वो फील्ड को पार करे फिर वापस ना आए, क्योंकि वहाँ से फील्ड अर्थ का फील्ड ख़त्म होता है, फिर वो वापस ही क्यों आए। ठीक है ना, ओके। तो फिलहाल आप याद रखो, देखो इसको आसान तरीका इसके लिए क्या है, इसकी इक्वेशन को डिराइव करने के। ये अर्थ है, ठीक, दिस अर्थ है सम मास m, कैपिटल M, ऑफ रेडियस r, कोई मास है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक इस अर्थ का फील्ड है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी मतलब को अर्थ का जो फील्ड है वो यहाँ तक है, इसके बाद अर्थ का फील्ड ख़त्म होता है। ठीक है, तो मुझे बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाना है, ठीक है कि नहीं, ओके। तो देखो एट ए देखो हम क्या लिखेंगे एट ए, अब चेक करना, यानी कि एट ए यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बॉडी कहाँ पर है, पहले सरफेस ऑफ अर्थ पे। देखो ज़रा मुझे बोलो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी होती है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना। तो बस इसी से हम इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पर। टोटल एनर्जी किसके बराबर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कहाँ पर, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी दैट्स 1/2 mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला 1/2 mv², वी को वेलोसिटी, तो यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी की बात चल रही है, दैट्स एस्केप वेलोसिटी। ओके फाइन। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा याद रखना पहले ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ सकते हो अलग, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है बराबर माइनस टाइम जी m1 m2 डिवाइड बाय r। ये आप याद रखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज gm1 माइनस टाइम gm1 m2 डिवाइड बाय r। तो एट पॉइंट ए इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी वो लिखी हमने, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, प्लस लिखता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस
उसके बाद जी, ठीक है ना। उसके बाद m1 m2, लेकिन यहाँ पर m1 क्या है, m1 तो है मास ऑफ अर्थ, दैट्स कैपिटल M। m2 वो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या रखा हमने, स्मॉल m डिवाइड बाय इनके दरमियान क्या है डिस्टेंस, दैट्स r। तो ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप मानेंगे दिस द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विच आई हैव टू थ्रू which I have to throw upward so that it escapes the gravitational field. ठीक, total energy of body is equal to the total this is kinetic energy plus potential energy, this at point A। लेकिन अभी हमने इसको फेंका तो बॉडी पहुंची कहाँ पर, एट पॉइंट बी यानी कि इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो हम निकालेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। देखो बेटा, जब बॉडी पूछी एट काइनेटिक, हमने इसको मिनिमम वेलोसिटी दी थी, देखना मिनिमम वेलोसिटी मतलब को इसने बस पार किया ये उतनी वेलो, जब इसने ये पार किया तो उसके पास कुछ वेलोसिटी बचती है नहीं, जितनी हमने वेलोसिटी थी वो इतनी दी थी कि सो दैट दिस बॉडी विल ओनली क्रॉस दिस हाइट। So once it passes this, once it escapes this gravitational field, क्या वहां पर कोई वेलोसिटी बचती है, नो सर। क्यों नहीं बचती, क्योंकि सर हमने उतनी वेलोसिटी सो दैट ये इसको पार करे, जो ही इसने पार किया तो वेलोसिटी भी खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, दैट्स 1 डिवाइड बाय mv स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी क्या बनी फिर वहां पर जीरो, तो पूरी की काइनेटिक एनर्जी टर्म क्या बनी, जीरो। तो टोटल एनर्जी के में पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, वो बना जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भी अब याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ तक होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ तक होती है जहाँ तक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन जो ही ये पॉइंट बी पर यानी कि इन्फिनिटी पर चला, वहाँ पर फील्ड नहीं, जब फील्ड नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं हो, तो पोटेंशियल भी क्या बनी, जीरो। तो सिंपली टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी वो क्या बनी, दैट इज जीरो। वेरी ग्रेट, दिस इज द बेस्ट थिंग सर आई हैव एवर हर्ड। ठीक, तो बेटा कोई बात नहीं। अच्छा बेटा मुझे बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, यही यस। तो टोटल इनिशियल एनर्जी पहले कौन सी एनर्जी थी, सर वो थी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, फाइनल क्या है, दैट सर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। वेरी ग्रेट। तो मुझे बोलो बेटा टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए किसके बराबर, सर वो है 1 डिवाइड बाई 2 एम वी स्क्वायर, लेकिन ये कौन सी वी है, वी ई, माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। बेटा इक्वेशन फर्स्ट देखो, उसके बाद टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी यानी कि इक्वेशन सेकंड देखो, सर वो जीरो है, ठीक है। चलो हम रखते हैं 1 डिवाइड बाई 2 एम वी ई स्क्वायर, इस माइनस को ये शिफ्ट गई क्या बने, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, ठीक है। कट मत होगा कोड, यस सर होगा स्मॉल एम और स्मॉल एम का, ठीक। तो हमें किसका वैल्यू निकालना, दैट्स दिस एस्केप वेलोसिटी वी ई, हमें किसका वैल्यू निकालना है, दैट्स दिस वी ई। तो वी ई स्क्वायर रखते वहीं पर, वहाँ क्या आया, वहाँ आया जी, फिर क्या आया एम, फिर क्या आया आर, और ये 2 यहाँ पर डिवाइड, वहाँ क्या हुआ मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते, ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2 जी एम डिवाइड बाय आर। तो बेटा यही है इक्वेशन हमारे एस्केप वेलोसिटी के लिए, याद रखना। सर बहुत ही ज़्यादा समझ आया, थैंक यू बेटा, गुड। तो ये याद रखना, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर दिस एस्केप वेलोसिटी। समझ आया ना अच्छे से, यस सर ये तो समझ आया अच्छे से। अगर ये समझ आया सर, क्या आगे वाला समझ आ सकता है, अगर ये अच्छे से आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर से आएगा। देखो बेटा इसके बाद इस पर एक ऑब्जेक्ट देखो, तो एस्केप वेलोसिटी आया बराबर 2, तो ये तो कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी पता है, एम मास पर इसका वैल्यू पता है, आर रेडियस पर इसका वैल्यू। जब हम इनके वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, सभी के वैल्यूज हमें पता है तो पुट करेंगे, तो वहाँ पर हमें एस्केप वेलोसिटी बराबर आता है, जब हम पुट करेंगे वैल्यूज तो वह आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकेंगे तो वो कभी भी वहां से नहीं आएगा, वो चाहे एक कंकर हो, वो चाहे हाथी हो, वो चाहे पहाड़ हो, वो चाहे मैं हो या आप, किसी को भी हम इतनी वेलोसिटी अगर देंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दैट्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो ऑब्जेक्ट वो बॉडी कभी भी वापस लौट कर नहीं है, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्या करेगी, एस्केप। तो ये है एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट टर्म दैट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी।
दैट्स व्हाट, दैट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। बस हम ख़त्म करने को आए। ऑर्बिटल वेलोसिटी का पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो क्या है? दैट इज़ द वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इट्स द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, it is the velocity required by a body, यूजुअली किसके लिए होती है? सैटेलाइट के लिए। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में सैटेलाइट। क्या पता इस ब्लैक वाले पेन को क्या हो रहा है? सैटेलाइट टू रिवॉल्व, टू रिवॉल्व, टू रिवॉल्व इन a stable, to revolve in a stable circular, to revolve in a circular orbit, मैं पेन चेंज करता हूँ, circular orbit around a planet, around a planet, around a planet, just above, just just above just above just above its surface, just above its surface, जस्ट अबाउट इट्स सर्विस। देखो देखो, ये कोई मैं लिखता हूँ बस आपके लिए, सो दैट आपके एग्जाम में ना आपके बराबर मार्क्स। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। देखो ये हमारी अर्थ है ना, हमने सेफरिकल, दिस इज रेडियस है कि नहीं? यस यस। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, पहले तो ये भी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वीओ से, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू रिवॉल्व इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। देखो हम कोई सैटेलाइट फेंकते हैं ऊपर वगैरह, ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं? पहले हमें किसी हाइट पर फेंकनी होती है, याद रखना, कोई भी सैटेलाइट हमें किसी हाइट पर जाना होता है, ठीक। चलो हम सरफेस ऑफ अर्थ से कितना ऊपर गए? h, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो हम किस हाइट से, सॉरी किस वेलोसिटी से इस सैटेलाइट को, इस बॉडी को क्या करेंगे? फेंकेंगे, सो दैट कि ये जो ये सैटेलाइट है, सो दैट ये बॉडी है, ये ताउम्र इस अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व करती रहेगी। उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि किस वेलोसिटी से हम इस सैटेलाइट को फेंकेंगे फ्रॉम एट सम हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सो दैट इट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड दिस अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट करती रही बस। जरा मुझे बोलो अर्थ की रेडियस क्या है? r। हम कितना ऊपर गए? h। तो पूरी क्या बनी है डिस्टेंस? ये बनी r प्लस h। तो ठीक, यस सर, तो ये ठीक है। चलो मान लिया हमने। अच्छा ठीक, अगर बॉडी को किस में रहना है? दिस ऑर्बिट में, तो सर्कुलर मोशन में। ज़रा मुझे बोलो सर्कुलर मोशन में बॉडी को कौन सा फोर्स रखता है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर बॉडी को ऑर्बिट में रहना है, सर्कुलर मोशन में रहना है, अगर एक सैटेलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द घूमना है, अर्थ के इर्द गिर्द घूमना है, तो इसको किस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? सर इसको ज़रूरत पड़ेगी सर्कुलर मोशन में रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, बस वही रहेगा। तो याद रखना जो बेटा, यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। किसको? एक बॉडी को, एक सैटेलाइट को किस में रहने के लिए? सर्कुलर मोशन में रहने के लिए। किस में रहने के लिए? अर्थ के अराउंड घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए। तो हमें ज़रूरत पड़ती है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन यहाँ प्रोवाइड करता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ये याद रखना, ये तो स्टेटमेंट है, बस इसके इर्द गिर्द हम घूमेंगे। अब मतलब क्या सर? मतलब ये कि जो हमें यहाँ पर क्या है, ये तो मास्टर इक्वेशन है यहाँ पर, ये याद रखना पहले। ये वाली इक्वेशन जो यहाँ पर है, दिस इक्वेशन, दिस इज द मास्टर इक्वेशन, यानी कि इसी के इर्द गिर्द चलेगा। मैं रिपीट करता हूँ सर, ये एफसी क्या, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किसके लिए सर? इस सैटेलाइट, इस बॉडी को अर्थ के इर्द गिर्द घूमना है, तो हमें ऑलरेडी पता है सर्कुलर मोशन में रहने के लिए किस फोर्स की जरूरत है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना? तो ये मास्टर इक्वेशन है बस, ठीक है। अच्छा मुझे बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा, वो किसके बराबर? वो होता है mv² डिवाइड बाय r। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इक्वल टू m, है ना, v को वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम लिखे mv² डिवाइड बाय r, और यस r क्या है यहाँ पर? दिस r इज सिंपली, दिस r इज r प्लस h, पूरी डिस्टेंस ये r प्लस h इज इक्वल टू क्या है सर? ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस बॉडी और अर्थ के दरमियान क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बराबर g, फिर मास ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज कैपिटल m, मास ऑफ सेकंड बॉडी दैट इज मास ऑफ सैटेलाइट दैट इज स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। इनके दरमियान डिस्टेंस वो है r प्लस h का होल स्क्वायर।
समझ आ रहा है ना सब कुछ? यस सर आ रहा है। तो ज़रा देखो कट होगा कुछ सर, देखते हैं। एम और एम कट, ठीक। आर प्लस एक एच, आर प्लस एक एच कट, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पर तो वही बचा जो ज़रूरत थी। वो क्या है? वी नॉट वी ओ स्क्वायर, दैट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर, किसके बराबर आया? वो बचा यहाँ पर जी, फिर एम, ठीक है, जी एम, फिर क्या है? फिर है ये आर प्लस एच, आर प्लस एच। सोलो लिखता है अब फिर से, ये क्या है? आर प्लस एच। तो हमें क्या निकालना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ को यहीं पर रखते हैं, स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, ये क्या बनेगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। यही बचा कि नहीं बचा? सर सर यही बचा, सर यही बचा। तो ये है हमारे पास इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये है इक्वेशन फॉर व्हाट? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बढ़िया से समझ आया आपको? नहीं आया होगा रिपीट करो, लेकिन देखो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक। तो आए हमारे पास एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। जरा देखो एस्केप वेलोसिटी क्या आई? वो आई सर बराबर हमें, चलो पेन हम कोई और लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आई? एस्केप वेलोसिटी आई बराबर, एस्केप वेलोसिटी आई बराबर, वो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GM डिवाइड बाय आर। आई अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो आई बराबर अंडर रूट ऑफ GM डिवाइड बाय आर प्लस एच, है कि नहीं? यस सर, यही दोनों, यही दो, ठीक है। देखो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ से, ये है एस्केप वेलोसिटी, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी, हमें इनके दरमियान रिलेशन ढूंढनी है। रिलेशन देखो, रिलेशन कैसे मैं ढूंढता हूँ, आप चेक करना बस। अगर मैं ये मान के चलूँ H इज फॉर स्मॉलर देन R, यानी कि जो जितना हम ऊपर गए अर्थ के सरफेस से, ठीक है ना, वो बहुत कम गए हम R, मतलब वो बहुत कम गए हैं एज़ कम्पेयर टू आर, यानी कि हाइट कम है एज़ कम्पेयर टू आर, इतनी कम कि हम एच को यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम एच को इग्नोर करेंगे तो ये क्या बचा यहाँ पर? ये बचा हमें क्या? दैट इज GM डिवाइड बाय आर। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, अब देखो ज़रा ये एस्केप वेलोसिटी फिर से लिखते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VE, इट्स अंडर रूट 2, मैं अंडर रूट 2 अलग लिखता हूँ, और अंडर रूट क्या बचा? GM डिवाइड बाय आर लिख सकता हूँ। यस सर लिख सकते हो, ये तो छोटी बात है। ज़रा आप बेटा फिर देखो, ये एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल अंडर रूट 2, तो ये क्या बचा? अंडर रूट GM डिवाइड बाय आर बचा कि नहीं? यस सर, तो अंडर रूट GM डिवाइड बाय आर सर वो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये है रिलेशन। इसके बाद हम लिखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट GM डिवाइड, तो ये है इनके दरमियान रिलेशन। तो हुआ बेटा ये क्वेश्चन भी खत्म। दैट एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके बाद है बेटा लास्ट का क्वेश्चन, उनके मैं बस स्टेटमेंट्स लिखूंगा, प्रूफ नहीं दूंगा। अब केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मुझे लग रहा है मुझे लिखने भी नहीं थे, बस क्वेश्चन ही देना था, आप उनके स्टेटमेंट्स याद करना। आप केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो ये है वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बचता है। लेकिन चलो मैं यही से एंड करता हूँ, आप ना अपनी नोटबुक या बुक निकालना, इनके स्टेटमेंट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आप देखना, तो हो जाएगा इंशाल्लाह काम इसी से। सो आई